दिया। अब तो दारू मिलता भी नहीं है। नहीं दारू मिलता है। मेरे वार्ड में कोई काम बचा ही नहीं। हमारा स्मार्ट सिटी का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, जिसका नतीजा है कि अपराध पर कंट्रोल करना थोड़ा सा अभी ये जात का फलना है, इसलिए इसको वोट नहीं देना है, ऐसा सुनने को नहीं मिलता है। सिर्फ एक बात ही बोलता है लोग कि काम किया है, 10 साल काम किया है, मजदूर की तरह मजदूरी किया है, संजय सिन्हा को मजदूरी देना है। दारू पी के हल्ला करना यही अपराध को बढ़ावा देना है क्या? दारू पी के अगर हम अपने रूम में हैं तो उससे भी तो हमारा नुकसान हो रहा है। मेरे वार्ड में शराब का बहुत सेवन होता था, परिवार में हमेशा लड़ाई होती थी। परिवार के लोगों को जागरूकता करने के लिए बीच बीच में नुक्कड़ नाटक का भी हम लोगों ने आयोजन किया। बड़ा सौभाग्य है हमको कि मेरे वार्ड में संजय सिन्हा पार्षद कह के कोई नहीं बुलाता है। कोई संजय भैया बोलता है, कोई संजय बोलता है, कोई संजय बेटा बोलता है। ये सौभाग्य हम ही को प्राप्त है। इस बार हम जनता के अगर आशीर्वाद से अगर हमको चुनाव में फिर जीतने का मौका दिया और 10 साल की मजदूरी के बदले इस बार फिर पुनः पार्षद बनाया, तो हम जनता को यह विश्वास दिलाते हैं कि दीपनगर का मार्केट बना दें। 51 वार्ड में 21 नंबर वार्ड सबसे अच्छा, अव्वल और पूरे शहर में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आज हम आ पहुँचे हैं बिहार के एक प्रसिद्ध जिला कर्ण की धरती भागलपुर में। ये भागलपुर जो अपने उपलब्धियों से जाना जाता है, ये जैसा कि आप लोग को पता है बिहार में चुनाव की सरगर्मी अपने जोरों पे चल रही है। नगर निगम का चुनाव जो अभी होना है, अभी कुछ दिन पहले एक अध्यादेश जारी हुआ था जिसमें कि नॉमिनेशन सबका हो गया था और नॉमिनेशन करने के बाद कुछ वैसी बातें आ गई थी सामने जिसको लेके इलेक्शन कमीशन के साइड से इस पर रोक लगा दिया गया था। तो आज हम आ पहुँचे हैं नगर निगम वार्ड संख्या 21 के निवर्तमान वार्ड प्रत्याशी जो कि हमारे सामने अभी यहाँ पे उपस्थित हैं संजय कुमार सिन्हा जी। वो हमारे साथ जनतक न्यूज़ के साथ आप सबके साथ जुड़े हुए हैं एक पर्सनल इंटरव्यू के लिए। हम इनसे चुनाव के बातों पे, चुनाव की जितनी भी चीज़ें होंगी उन सब चीज़ों को लेके हम इनसे बातें करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले 10 सालों से ये भागलपुर नगर निगम वार्ड में भी ये है, अभी ये तीसरा टर्म होगा ये चुनाव में है। सबसे पहले तो जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। मैं भी आपके जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ के सभी सदस्यों का वार्ड नंबर 21 के पार्षद होने के नाते आपका हार्दिक अभिनंदन और आपका स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ मैं आपसे इंटरव्यू के शुरुआत हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप मुझे बता दीजिए कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बाद फिर हम आगे इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले पारिवारिक पृष्ठभूमि। हम जाति के कायस्थ हैं और 4 भाई हैं, एक बहन है। बड़े भाई जो अजय कुमार सिन्हा जी हैं वो अधिवक्ता हैं। उसके बाद मेरा नंबर आता है जो कि हम निगम के पार्षद हैं। हमसे जो छोटा भाई है वह बिल्डर है और सबसे छोटा भाई अभय कुमार सिन्हा वह एक इंस्टीट्यूट चलाता है। पिछले 10 सालों से आप भागलपुर नगर निगम वार्ड 21 के ऑलरेडी सेवा करने का आपको अवसर मिला हुआ है। भागलपुर नगर निगम वार्ड 21 के जितने भी जनतागण हैं सब ने आपको अपना आशीर्वाद दिया है और अपना सेवक के तौर पे आपको नियुक्त करके और अपने विकास के लिए, अपने उत्थान के लिए आपको अपना प्रत्याशी 10 साल से बनाए रखा। अब तीसरा टर्म आप फिर से इस बार चुनाव मैदान में आ चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर आप 10 साल से रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता के ऊपर, आप जनता के काम को लेके ही आज तक जनता आपको प्रेम स्नेह देती रही और आपको फिर तीसरा टर्म अभी जो आपने, आपको क्या लग रहा है कि फिर वही चीज़ें जो थर्ड टाइम में भी दोहराने को मिलेगा? सबसे पहला चुनाव जो हम लड़े थे 2012 में, मेरे वार्ड में उस समय मात्र एक प्याऊ अचार चापाकल था जो पूर्व के पार्षद थे। उस समय एक हमारे वार्ड में सुकुल टोला का हथिया नाला था जो कि एकदम जर्जर था, लोग जाने आने के लिए परेशान था। जब हम चुनाव जीत के आए, चुनाव में प्रचार के दरमियान में हमने कहा था कि आप यदि हमको आशीर्वाद दीजिएगा और पार्षद बनाइएगा तो सबसे पहला काम हम शुक्ल टोला का हथिया नाला बना देंगे और जो बगल में मेरे वार्ड से सटे हुए
एक मोहल्ला था गोनारलाल लेन, उमाचरण बोस लेन, उसमें आज तक हमको लगता है कि अश्वनी चौबे जिस समय यहाँ मंत्री और विधायक हुआ करते थे तो गोनारलाल लेन का सड़क और नाला का निर्माण कभी हुआ नहीं, और उमाचरण बोस का भी नाला और सड़क का निर्माण नहीं हुआ। जब हम चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम किए कि सुकुल टोला का हथिया नाला का निर्माण कराए, और उमाचरण और गोनारलाल जो हमारे वार्ड के सबसे कहिए कि विकट परिस्थिति में लोग रहते थे उससे मुक्ति दिलाने का काम किया, वहाँ भी नाला और सड़क का निर्माण कराया। साथ ही साथ पानी की जो समस्या हमारे वार्ड में था वह गली गली में प्याऊ बनाना, घर घर कनेक्शन देना, हर एक गली में जो लाइट की व्यवस्था नहीं थी वह लाइट की व्यवस्था करवाना। और इसके बाद जब चुनाव के मैदान में हम पहला बार जो चुनाव जीतने के बाद दूसरा टर्म आया तो हमारे काम को देखकर फिर हमको जनता ने चुनाव जिताया, और इस बार हमको लगता है कि पूरे 51 वार्ड में 21 नंबर वार्ड सबसे अच्छा, अव्वल और पूरे शहर में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। साथ ही साथ अब मेरे वार्ड में कोई काम बचा ही नहीं। काम क्या बचा है? सुबह उठना है, घर का कूड़ा सड़क पर जो आता है उसको घर से मांग के फिर हम लोग दूसरे गंतव्य जगह पर। आप जैसा कह रहे हैं कि अभी जितनी भी चीज़ें थी उन सारी चीज़ों को आपने यहाँ से जो भी समस्याएं थी आपके वार्ड में, इन सब चीज़ों को अपने अपने जो भी आपका 10 साल का कार्यकाल रहा था उनमें आपने हर संभव प्रयास किया, और तमाम तरह की वैसे अनावश्यक चीज़ों को दूर करके आज अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने के और अग्रसर हो चुके हैं। तो ये थर्ड अटेम्प्ट है जिसमें कि आपने अपनी उम्मीदवारी दाखिल की है। तो जैसा कि मैं आपको बताना भूल गया था, जो ये हैं बिहार प्रदेश सचिव के, जदयू के बिहार अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो आपको मुझे लग रहा है कि सरकार है अपनी, अभी बिहार सरकार जो है नीतीश और आरजेडी की जो सरकार बनी हुई है, जदयू और आरजेडी की कंबाइंड सरकार चल रही है, तो इसका भी आपको फ़ायदा मिलता है क्या इन सब चीज़ों को लेकर? जब हम पहला बार जब चुनाव जीत के आए थे तो उस समय हमारा मेयर हुआ करता था दीपक कुमार भुवानिया जी, जो सरकार के एक पार्ट थे। वह भी व्यावसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हुआ करता था भागलपुर का। राज प्लान योजना से जो मोटा काम के लिए जो मोटी राशि लाने की बात होती है वह नगर निगम से संभव नहीं था। हम और उस समय के वर्तमान मेयर दीपक भुवानिया जी के सहयोग से सरकार पर दबाव बनाकर हथिया नाला और गोनारलाल उमाचरण के लिए 1,33,00,000 रुपया लाने का काम किए, और सरकार ने हमको मदद किया। नगर निगम के उस समय के नगर आयुक्त ने भी मदद किया, नगर निगम के सभी पदाधिकारी ने मदद किया, जिसके कारण हम बड़ा से बड़ा योजना करने में सफल। बिहार जदयू प्रदेश सचिव रहते हुए आपको ये फ़ायदा मिला, ताकि उस फ़ायदे को लेके और अभी जो आप थे इन सब चीज़ों को लेके आप आगे बढ़े और जनता के लिए अपना बेस्ट देने का काम किया। ये तीसरी बार जब आप चुनाव में अपनी उम्मीदवारी लेके आए हैं और अगर आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो अभी जो आपने समस्या बताई कि अभी उनका काम कुछ नहीं बचा है, तो हम मान लें कि अब पूर्ण रूप से वार्ड का काम ही ख़त्म हो चुका है। अब मेरे वार्ड से सटा हुआ जो दीपनगर चौक है, जो स्लम एरिया कहलाता है आज के डेट में, वह काफ़ी चर्चित चौक है। वहाँ पर नगर निगम का करीबन 16 कट्ठा ज़मीन बड़ी से नगर निगम का ज़मीन है, और डॉक्टर समीर घोष से होते हुए मनोज माइकल के घर तक जो हथिया नाला जो बड़ा काम है, यही 2 काम मेरे नज़र में बहुत बड़ा काम दिखाई दे रहा है। इस बार हम जनता के अगर आशीर्वाद से अगर हमको चुनाव में फिर जीतने का मौका दिया और 10 साल की मजदूरी के बदले इस बार फिर पुनः पार्षद बनाया, तो हम जनता को यह विश्वास दिलाते हैं कि दीपनगर का मार्केट बना देना है, और हथिया नाला का निर्माण जो सुकुल ये आर.के. लेन से होते हुए समीर घोष के डॉक्टर समीर घोष से होते हुए आर.के. तो रोड के अलावा भी सर बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि चिकित्सा का व्यवस्था करवाना, एक इंस्टेंट जो कि लोगों तक एम्बुलेंस पहुंच पाए, एजुकेशन की चीज़ों को भी लेके बढ़ावा देना है। कुछ वैसे विद्यार्थी जो कि आपके वार्ड में आके पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं और से आकर अगर भागलपुर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा देखा गया। वैसे विद्यार्थी की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि परमानेंट वो यहाँ के स्टेइंग करने वाले नहीं होते हैं, किसी अदर डिस्ट्रिक्ट के से आके यहाँ पे अपना वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उनको ऐसा देखने को मिलता है कि उन्हें भी तमाम तरह की समस्याएं झेलने को मिलती है। जैसे उनको अपना प्राइवेट गैस भरवाना पड़ता है,
इसके बाद भी बिजली बिल को लेकर प्रॉब्लम होता है, मकान मालिक उनका दोहन करते हैं, बिजली बिल के नाम पे तमाम तरह की चीज़ें होती है। तो आपको लगता है ना कि एक यूथ जो होता है, यूथ का मेन चीज़ होता है शिक्षा को लेकर आगे बढ़ना, और शिक्षा को पे ही वो जो भी यूथ आते हैं पहले शिक्षा से उनका जुड़ाव रहता है। तो आपको लगता है ना कि वैसे यूथ का भी आपको सहयोग चाहिए, और यूथ तभी सामने निकल के आएंगे जब आप उस यूथ का भी आप सपोर्ट करेंगे इन तरीकों को लेके। जहाँ तक बात है शिक्षा की, तो मेरे वार्ड में एक प्राइमरी स्कूल है जो राजकीय मध्य विद्यालय मंसूरगंज है, और उस विद्यालय में वैसे बच्चे पढ़ते हैं जो स्लम एरिया से आते हैं। काफ़ी गरीब एरिया है, वार्ड मेरा बहुत गरीब है। हम 5 साल के दरमियान में मेरे वार्ड के स्कूल के प्रधानाचार्य पर हमेशा दबाव बनाने का काम किया, और जन जागरण के माध्यम से बच्चे के परिवार को उत्तेजित करने का काम किया कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजें और स्कूल में सही शिक्षा मिले। इसके लिए टीचर पर भी दबाव बनाने का काम किया। सिर्फ मेरे वार्ड में एक विद्यालय है और हमारे वार्ड में कोई ऐसा संस्थान नहीं है। फिर भी जहाँ तक स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ते हैं और जो यहाँ पर भाड़े के मकान में रहते हैं, उन लोगों को कोई भी ऐसी समस्या आता है, मकान मालिक अगर परेशान करता है या कोई थाना से कोई परेशानी होती है, तो हम उनके सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। और जहाँ तक बात है कि इस बार के चुनाव में जितना यूथ में उत्तेजना है, उतना उत्तेजना हमको लगता है कि किसी वार्ड के पार्षद को देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे वार्ड में स्लम एरिया से लेके युवा वर्ग में काफ़ी उत्तेजना है और हमारी जीत निश्चित है। चिकित्सा को लेकर आप क्या काम कर रहे हैं? बीच बीच में हम आर्य समाज एक मंदिर है जहाँ पर कुछ ग्राउंड है, उसमें चिकित्सा से संबंधित शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर को बुलाकर स्लम एरिया के लोगों का जांच करवाते हैं और फ्री में दवाई देने का दिलवाने का काम करते हैं। साथ ही साथ जाड़े ऐसे दिन में, ठंडा के दिन में स्लम एरिया में हम खुद अपने से जाकर वैसे परिवार को कंबल देते हैं जो परिवार ठंडा से ठिठुरता है, वैसे परिवार को भी मदद करते हैं। बीच बीच में अलाव जलाते हैं और स्लम एरिया के बस्ती के लोगों को जितना भी सरकार की सुविधा है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या शौचालय से संबंधित कोई योजना हो, चढ़ बढ़कर नगर निगम से दबाव बनाकर हम दिलवाने का काम करते हैं। महिला और स्लम एरिया के लोग काफ़ी हमसे प्रभावित है और बड़ा सौभाग्य है हमको कि मेरे वार्ड में संजय सिन्हा पार्षद कह के कोई नहीं बुलाता है। कोई संजय भैया बोलता है, कोई संजय बोलता है, कोई संजय बेटा बोलता है। ये सौभाग्य हम ही को प्राप्त है और हमको लगता है कि आपका बेटा, और ये तभी संभव है जब आप उनके दिल में बस के रहते हैं, और ये तभी संभव है जो कि आपने अभी तक किया है। आपका वो काम बोलता है। अगर निश्चित रूप से आप, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको आपके नाम से संबोधित लोग करता है, आपको एक भाई मानता है, आपको एक भतीजा मानता है। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भतीजा मान के चलते होंगे, या फिर जो आपके एज के होंगे वो अपना भाई मान के चलते होंगे, जो हम लोगों के एज के होंगे वो आपको चाचा बोलते होंगे। तो ये एक आपका बना हुआ जो लगाव है ना, ये ही आपको औरों से अलग करती है। तो इस चीज़ों के बाद हम आते हैं महिला सुरक्षा को लेकर। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि हमारी जो भी माँ बहनें हैं शहरों में कुछ हद तक बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, सबकी ओर से महिला सुरक्षा की ओर ध्यान देने का काम अक्सर किया जाता है और तमाम तरह की जागरूकताएं होती रहती है। इनको लेकर ये हमारी सरकार ने काम भी बेखूबी किया है और करते आ रही है। तो महिला सुरक्षा का सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आज भी चीज़ें वैसा देखने को मिल रही है, जिस चीज़ों को लेके कुछ ना कुछ बातें हो जा रही है। इसका अनवांटेड एक्टिविटी भी देखने को मिल रहा है, तमाम तरह की चीज़ें हो जा रही है। आप देखे होंगे जो भी चीज़ें अपने न्यूज़पेपर वगैरह में मिल रही है देखने को, हम तमाम सोशल मीडिया में इन सब चीज़ों को लेकर। तो महिला सुरक्षा को लेकर वार्ड नंबर 21 में आपने क्या ऐसा काम किया जिस चीज़ को लगे कि महिला पे कि नहीं कुछ तो अलग हुआ है और जगह से? खास करके स्लम एरिया के लोगों को जो बीपीएल परिवार से जुड़ा हुआ परिवार है, वैसे परिवार को आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किए हैं। और जब से दारू बिहार सरकार नीतीश जी ने बंद कराया है, उसके पहले मेरे वार्ड में शराब का बहुत सेवन होता था, परिवार में हमेशा लड़ाई होती थी। परिवार के लोगों को जागरूकता करने के लिए बीच बीच में नुक्कड़ नाटक का भी हम लोगों ने आयोजन किया, जिससे हमारे वार्ड की महिला अपने पुरुष पर दबाव बनाकर, बहुत ऐसे परिवार हैं जो कि दारू छोड़ दिया। अब तो दारू मिलता भी नहीं है। नहीं, दारू मिलता है।
दारू मिलता है इस बात को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सब लोग जान रहे हैं दारू हाँ अब नहीं मिलता है। ऐसा कहना हो सकता है कि आप ऑलरेडी राजनीतिक दल से बिलोंग कर रहे हैं, राजनीतिक चीज़ों को आप सामने रख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप बोल रहे होंगे। लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ कि अब तो ऑनलाइन डिलीवरी होता है, 500 रुपये का अगर दारू है तो 1500 में 2000 में स्पॉट पे आके मिल जाता है। कहिएगा तो हम इस चीज़ का हम आपको प्रमाण में दे देंगे। तो आपको नहीं लगता है कि शराबबंदी के फैसले से, ठीक है मैं मानता हूँ कि बहुत वैसा परिवार जो कि शराबबंदी से विफल हो गया था, सब कुछ चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई थी, उनका कुछ पैसा बच रहा है, इस चीज़ को मैं एग्री कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक दारू की बात है तो दारू आज भी लोग पी रहे हैं, दारू पूर्णतः बंद नहीं हुआ। और दारूबाजी के आड़ में जो प्रशासनिक चीज़ है, प्रशासन का जो कमाई का एक जरिया बढ़ गया है, ऐसा देखने में आया है कि आपने देखा होगा कि अमूमन जितना भी सरकारी तंत्र होता है उसमें दारू के केस में सबसे जो मिडिल और लोअर फैमिली के बच्चे बंद रहते हैं। क्या हायर फैमिली के बच्चे दारू नहीं पीते हैं? बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो अक्सर वैसे आप भी देखे होंगे कि बहुत सारा मामला अभी तक पेंडिंग है, उनका बेल ही नहीं हो रहा है 2 साल से 2.5 साल से, और वैसे फैमिली को परेशान किया जा रहा है दारूबंदी के आड़ में, जिसका कि दैनिक स्थिति बद से बदतर है। तो आपको नहीं लगता है कि इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं? जहाँ तक बात रही मेरे वार्ड में जिस समय दारू बिकता था, कॉमन बिहार की बात कर रहा हूँ, वार्ड की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि वार्ड से काफ़ी जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो वार्ड में जब दारू पहले मिलता था तो लोग हमेशा हमारे पास आता था शिकायत लेके कि हमारे परिवार में मारपीट हो रहा है। अब अगर होम डिलीवरी हो रहा है तो वैसे पीने वाले व्यक्ति रोड पर कभी घूमने का प्रयास नहीं करता है, रोड पर कोई आतंक नहीं करता है। यदि इसकी सूचना हमको मिलता है कि दारू पी के मेरे मोहल्ले में कोई आतंक फैलाया है तो बगल में मेरा जोगसर थाना है, थाना प्रभारी को हम फ़ोन करते हैं और कोशिश करते हैं कि वैसे व्यक्ति को चिन्हित कर पकड़वाने का। और इसमें भी हम बहुत सारे काम किए हैं, बहुत लोगों को पकड़वाए हैं। इतना ही नहीं, अगर पति दारू पिया है तो पत्नी आके शिकायत किया है और पत्नी जाके थाना में कहा है कि मेरे पति को गिरफ्तार करिए, मेरा पति दारू पी के लंगा नाच कर रहा है, वैसे व्यक्ति को भी हम लोग जेल भेज। तो हम मान लें कि दारू पी के अगर कोई इंसान अपने रूम में रह रहा है तो क्या वो भी तो अपराधी है ना? एक तरह से अपराध के श्रेणी में तो उसे भी रखा जाएगा। दारू पी के हल्ला करना यही अपराध को बढ़ावा देना है क्या? दारू पी के अगर हम अपने रूम में हैं तो उससे भी तो हमारा नुकसान हो रहा है। जब हम नुकसान हम उस ओर से भी हमारा हो रहा है, तो कुल मिला के हमें ये कहना और इस बात को कह देना कि नहीं दारू पी के अगर आप अपने रूम में रह रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो ये सही है, ये कहाँ तक सही? मेरा साफ कहना है कि सरकार जितनी भी कानून बनाई है, लोगों को भी चाहिए कि हम उस कानून के दायरे में रहें। फिर भी अगर गलत करता है तो इसके लिए प्रशासन है, वार्ड का मुखिया है, उसका दायित्व बनता है कि अपने वार्ड को संभालने के लिए प्रशासन से मदद लेकर लोगों को समझा बुझाकर सही दिशा में ले जाएं। इसके लिए हम भी बहुत प्रयास किए हैं। इतना तक कि जिस समय एक मनोज बाबू एसपी थे भागलपुर के, तो हम अपने वार्ड में गली गली में नुक्कड़ नाटक करवाए थे, जिससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अब बहुत हद तक जो स्लम एरिया के लोग हैं, जो मज़दूर हैं, किसान हैं, वो लोग दारू पीने से थोड़ा सा दूरी बनाए हैं और हमको लगता है कि मेरा वार्ड इस मामले में सबसे अव्वल। अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार का जो प्रशासनिक व्यवस्था है सबसे लो ग्रेड का प्रशासनिक व्यवस्था माना जाता है। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, ऐसा रिकॉर्ड बोलता है। और कुछ काम भी वैसे हमारे प्रशासन के लोग कर देते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि रास्ते में अगर कोई महिला जा रही है या फिर कुछ वैसे लोग सामने से अगर कोई बात करते हुए निकल रहा है तो उनका कोई मोबाइल खींच लेता है। तो इस तरह की चीज़ें हमेशा देखने को कुछ ना कुछ मिलते रहती है। तो उस चीज़ से निपटने के लिए प्रशासन को एक चाहिए कि कुछ वैसा काम हो जिससे हम इंडिकेट कर पाएँ और वैसे चोर को तुरंत चिन्हित करके और फिलहाल हम मोबाइल रिकवर करवा पाएँ। अक्सर ऐसा देखा गया कि अगर किसी आम बड़े लोगों, आप लोगों की तो बात अलग है, या फिर जो जिनका लगाव है प्रशासन से, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, प्रिफरेंस और फैसिलिटी का बात ये हो कि वो प्रिफरेंस और फैसिलिटी हर वैसे लोगों तक मिले जिनको कि ज़रूरी होता है। अगर हम एक आम इंसान अगर रोड से जा रहा है, उसका मोबाइल अगर कोई बात करते कोई खींच के निकल जा रहा है, वो अगर जाके रिपोर्ट करता है तो प्रशासन रिपोर्ट तो ले लेती है, लेकिन उसका मोबाइल ट्रैक नहीं किया जाता है। लेकिन उसी जगह पर अगर कोई दूसरा कोई राजनीतिक दल से अगर कोई वैसा मिल जाता है तो उसका मोबाइल भी ट्रैक होता है, उसका फ़ोन भी रिकवर होता है और तमाम तरह की प्रशासनिक कार्रवाई भी होती है। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ भी उन चीज़ों को रखा जाता है, ऊँच और नीच का जो दायरा बना हुआ है, इस चीज़ पर भी प्रशासन काम करते दिख रही है? जब से पूरे बिहार में, खास करके भागलपुर में दारू पर अंकुश लगा है, तो एक नया नशे का ट्रेंड चल गया है। चरस है, हफीम है, इससे लोग काफ़ी, हम लोग भी परेशान हैं। और चरस पीने वाले लोग मोबाइल का छीन छोरी करता है, इसकी जानकारी हमको भी है।
स्मार्ट सिटीज़ पर हम लोग दबाव बनाए थे कि हर एक चौक चौराहे पर जो आप सीसीटीवी लगाए हैं वह सीसीटीवी का कनेक्शन प्रत्येक थाना को जोड़ दीजिए, जिससे कि हम लोग ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके तुरंत पकड़ें। और प्रशासन पर भी दबाव बनाते हैं कि जिन व्यक्ति का मोबाइल या चैन ऐसा कुछ जो स्टूडेंट टाइप के लोग छीनते हैं उस पर ट्रैक करके आप अविलंब कार्रवाई करिए। और इसमें भी बहुत हद तक हम लोग सफल हुए हैं, बहुत सारे लोगों का मोबाइल दिलाने में भी सफल हुए हैं। लेकिन ये परंपरा तभी समाप्त होगा जब स्मार्ट सिटी का जितना भी शहर में सीसीटीवी लगा है वह अविलंब काम करना शुरू कर दे और कंट्रोल रूम से जिस जगह पर चौक चौराहे पर घटना घटती है उसकी सूचना संबंधित थाने को तुरंत मिले, तभी कार्रवाई संभव है। और हमारा स्मार्ट सिटी का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, जिसका नतीजा है कि अपराध पर कंट्रोल करना थोड़ा सा अभी दुर्लभ। मैं मानता हूं कि पब्लिक को कोऑपरेट करनी चाहिए, प्रशासन को पब्लिक अगर कोऑपरेट करेगी तभी चीज़ों को हम जो भी चीज़ें इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रही है उसको हम रोक सकते हैं। ये तो पहली बात होगी। लेकिन अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि अगर कोई आम इंसान अपनी किसी भी कंप्लेन को लेकर जाता है, एक एफआईआर अगर उन्हें करवाना हो तो उनका एफआईआर नहीं होता है इजीली। लेकिन अगर वही कोई दूसरे लोग जाते हैं जिनका कि प्रशासन पे अच्छा पकड़ है या फिर राजनीतिक हस्तियां उनके चीज़ों में इन्वॉल्व है तो उनका एफआईआर भी होता है, उन पर कार्रवाई भी होता है। तो आपको नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों पे भी बहुत काम करने की ज़रूरत है अभी सरकार को और आपको भी? वार्ड पार्षद होने के नाते हम अपने वार्ड में सबसे पहला काम और अपने लोगों को यही आग्रह किए हैं कि जितना कम से कम आप अपने वार्ड का एफआईआर थाना में कराएं। अगर आपसी कोई झंझट होता है तो कोशिश करते हैं कि थाना प्रभारी के सहयोग से और पार्षद होने के नाते समझौता करा दें। यदि समझौता होने में असफल हो जाते हैं तो थाना प्रभारी एफआईआर लेता है और उस पर कार्रवाई होती है। यदि ऐसा कोई शिकायत कोई व्यक्ति आके कहे कि हम थाना गए थे और एफआईआर करने गए थे और थाना प्रभारी ने एफआईआर नहीं लिया, अगर इसकी सूचना हमको मिलता है तो हम अविलंब कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। और यदि थाना प्रभारी मेरी बात नहीं मानेंगे तो हमारी वार्ड की जनता के सहयोग से थाना का घेराव करेंगे और उस थाना प्रभारी के विरोध में धरना और प्रदर्शन भी करने के लिए हम तैयार हैं। अब हम इन सब चीज़ों से हट के आते हैं जातिगत व्यवस्था। आपको भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ता होगा, जात पात की जो भावनाएं हो गई है, लोग वर्षाएं तो आती होगी जातिवादी व्यवस्था को लेकर। अगर आप कहीं जाते होंगे तो कभी इन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ा है जहां से कि आपको लगा है कि नहीं जातिगत व्यवस्था मेरे ऊपर भी हावी हो रही है या हम उन सब चीज़ों से अलग होकर अपना काम कर रहे हैं? जब हम पहला बार चुनाव के मैदान में उतरे थे हम जाति के कायस्थ हैं और हमारे वार्ड में कायस्थों की संख्या बहुत कम है, हमारे जात के लोग। तो हमको लगा कि हम चुनाव हार जाएंगे, लेकिन हमारे ऊपर लोगों ने भी मतलब कहीं ना कहीं आपको भी ये लग गया था, पूर्वाभास था कि शायद मैं भी इन सब चीज़ों से पीछे रह पाऊंगा या फिर जातिगत व्यवस्था हमारे भी चुनाव पे हावी हो जाएगी। जब हमने चुनाव प्रचार के दरमियान में जनता के बीच गए और अपनी बात रखे तो जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया और विश्वास करने के दरमियान में जब हम चुनाव जीत के आए तो जनता की हर एक समस्या पर खड़ा उतरे। और आज मेरे वार्ड में कोई जाति शब्द कह के कि ये जात का फलना है इसलिए इसको वोट नहीं देना है, ऐसा सुनने को नहीं मिलता है। सिर्फ एक बात ही बोलता है लोग कि काम किया है, 10 साल काम किया है, मजदूर के तरफ मजदूरी किया है, संजय सिन्हा को मजदूरी देना है और इन्हीं को जिताना है। यह सुन के हम गदगद हो जाते हैं और जनता का आशीर्वाद और स्नेह हमारे ऊपर है। हम भी जानते हैं कि इस बार का चुनाव मेरे पक्ष में होगा, अब भारी बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे। जनता आज के डेट में मेरे लिए खड़ा है। आपने नॉमिनेशन दिया था, नॉमिनेशन देने के कुछ ही दिन बाद ये अध्यादेश आ गया कि चुनाव को अभी रोक के रखना है। चुनाव पे रोक लग गई थी। जहाँ तक कि ऐसा देखने को मिल रहा था कि बहुत सारे ऐसे जो भी प्रत्याशी थे उन्होंने अपना प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया था। मैक्सिमम प्रचार प्रसार अंतिम चरण में भी था और उसके बाद अचानक से चुनाव को रोक दिया गया। तो चुनाव को रोक देने के बाद कहीं लगता है क्या कि हमने एक माहौल बनाया था चुनाव को लेकर या चुनाव लय में आप लोग थे उस समय, उसके बाद फिर अचानक से वो लय टूट गया। तो आपको लगता है कि जब लय टूट गया तो फिर कहीं इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े? थोड़ा सा लगा था हम लोगों को कि जब चुनाव के प्रचार में हम लोग अपने युवा साथियों के माध्यम से आशीर्वाद यात्रा निकाले थे
और लोगों का स्नेह और प्यार जो देख रहे थे वो अचानक से बंद हो गया। वह अचानक बंद हो गया। लेकिन स्नेह और प्यार जो जनता ने हमको स्टार्टिंग में दिया था, आज भी वह बरकरार है। और सिर्फ एक बात ही जनता बोलती है कि चुनाव अगर हो जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन सरकार के साथ भी कोई लाचारी थी। सरकार ने जो डिसीजन, बहुत जनता जानना चाहेगी, हालांकि अभी भी चीज़ों को लेके जो समझदार पढ़े लिखे वो समझ रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों को आज भी पता नहीं कि आखिर बंद क्यों हुआ था, वो रुका क्यों था। थोड़ा सा उस चीज़ को आप क्लियर कर दें। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि सरकार का कहना था कि ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से आप चुनाव कराइए। इस पर एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, रिपोर्ट के तहत सरकार ने, चुनाव आयोग ने पुनः चुनाव की घोषणा कर दिया। हम लोग जानते थे अगर चुनाव में थोड़ा सा भी कोई अंतर आने की संभावना दिख रहा था तो मेयर और डिप्टी मेयर में दिख रहा था। पार्षद जो पहले था वह आज भी है। मेयर डिप्टी मेयर में थोड़ा सा दिक्कत हम लोगों को भी लग रहा था, लेकिन सरकार का जो भी निर्णय है वह मान्य है और उस सरकार के निर्णय के आधार पर हम लोग चुनाव के मैदान में हैं। उसके बाद आप चुनाव के मैदान में आए, आपका चुनाव चिन्ह वगैरह मिल चुका होगा। नॉमिनेशन करने के बाद, स्क्रूटनिंग के बाद जो हम लोगों को चुनाव चिन्ह मिला, मोमबत्ती छाप जो मेरे ईवीएम के मशीन पर 5 नंबर पर है, वो आज भी है। मोमबत्ती छाप ही है और ईवीएम के 5 नंबर पर मेरा चुनाव चिन्ह है। पहले भी लोग जान गए थे कि ईवीएम में 5 नंबर पर मोमबत्ती है और आज भी वही जान रहे हैं। कोई परिवर्तन नहीं। चुनाव चिन्ह था कलम और द्वात छाप जो हमारे जाति का चुनाव चिन्ह है। दूसरा चुनाव चिन्ह मिला था हमको कप और प्लेट छाप। इस बार जो चुनाव चिन्ह मिला है वह मोमबत्ती छाप मिला है। सबका संकेत विकास की ओर जाता है और विकास किए हैं, विकास करेंगे। सबका साथ सबका विकास लेके हम अपने वार्ड का नाम 51 नंबर वार्ड में अव्वल करने का और आदर्श वार्ड बनाने। थोड़ा सा एक बात और सुनने को मिलता है कि अक्सर देखा गया है कि चुनाव के दौरान तो जितने भी प्रत्याशी होते हैं वो पहुंचते हैं जनता तक कि हम आपके लिए हैं या आपके साथ मेरा एक कनेक्शन है, हम आपके एज ए पार्षद काम कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। लेकिन अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है, क्या है सच्चाई वो तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ऐसा सुनने को मिलता है कि चुनाव बीतने के बाद वो लोग नहीं आते हैं, इस तरह की चीज़ें होती है। अगर ऐसा किए होते तो आपको लगातार 10 साल तक मौका नहीं मिलता काम करने का। लेकिन उन चीज़ों को अगर थोड़ा सा साइड कर दें तो ये समस्याएं होती है। ये जनता का अमूमन सवाल रहता है आमतौर पे कि चुनाव के समय में खाली वोट मांगने के लोग आते हैं, इसके बाद चुनाव खत्म, इनके बाद इन लोगों का भी अपने अपने कार्यशैली से जुड़ जाते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये चुनाव सबसे छोटा चुनाव है। ऐसे सीधा जनता का संपर्क रहता है। मिसाल के तौर पर हम आपको बताते हैं कि आप अगर अपने घर पर एनसीसी डॉग खरीदे हैं और एनसीसी डॉग यदि किसी खास कारण से वह डेथ कर जाता है, मर जाता है, तो इसकी सूचना सबसे पहले पार्षद को आता है कि पार्षद जी हमारे घर में एक डॉग पाले थे जिसकी मौत हो गई, आप कृपया कर इसको फेंकवा दीजिए। वह सीधा संपर्क है हमसे। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन की राशि बैंक में नहीं आई, उसका सीधा संबंध है हमसे। वो आता है हमारे पास और बोलता है कि भैया छठ पूजा ऐसा दिन में पेंशन नहीं आया, हम दवाई खाते हैं पेंशन के पैसे से, पेंशन की राशि नहीं आई। कुत्ता मरता है तो विधायक को फ़ोन करने के लिए कोई नहीं जाता है। विधवा पेंशन अगर उसके अकाउंट में आता है तो विधायक और सांसद को भी जानकारी नहीं देने के लिए तैयार है। लेकिन पार्षद के दरवाजे पर समाज के लोग, वार्ड के लोग आके खड़े रहते हैं कि भैया काफ़ी तकलीफ़ है और उस तकलीफ़ में एक मेरा दायित्व बनता है कि मेरे वार्ड के वो भाग विधाता हैं, इसके लिए हम खड़ा उतरें। और यह शिकायत आप मेरे वार्ड में घूम लीजिए। मेरे वार्ड में जितनी भी गलियां हैं, जितना भी सड़क, मेन सड़क है, आपको एक व्यक्ति अगर मेरा शिकायत करने वाला मिल जाए कि पार्षद उपलब्ध नहीं होता है तो हमको लगेगा कि हमको राजनीति करने में थोड़ा सा कमी हुई है। लेकिन लोगों का कहना है कि 10 बजे रात में भी फ़ोन करते हैं पार्षद महोदय को, वो चले आते हैं। चाहे वो मरनी हो, जरनी हो, आग लग जाए या कोई खुशी हो, दुख के घड़ी में पार्षद तैयार रहता है और कदम से कदम मिलाकर हम दुख के घड़ी में लोगों को साथ देते हैं।
यह मेरे लिए सौभाग्य है। आपसी वैमनस्यता की भी भावना रहती है, अमीर गरीब ऊंच नीच, ऐसा देखा गया है कि लोग अपने लेवल को ही पसंद करते हैं। अगर वो हमारे लेवल का है तभी वो हमारे सामने बैठेगा, हम उसके लेवल के नहीं हैं तो हम उसके सामने नहीं बैठ पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को लेके भी आपको इन सब चीज़ों से सामना करना पड़ा होगा, या फिर वैसे भी केसेस आए होंगे जिनमें वो चीज़ आपको देखने को मिला होगा। तो इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं, उस चीज़ को हम कैसे दूर करें? मेरे मोहल्ले में, मेरे जस्ट घर के सामने, मुख्य सड़क के सामने में एक दलित का मोहल्ला है जिसको मेहता टोली के नाम से हम लोग जानते हैं। मेरे चुनाव जीतने के पहले उस वार्ड की जो मोहल्ला है मेहता टोली की जो दुर्दशा थी, आप खड़े हो नहीं सकते थे, वहाँ बैठने पर आपको बू आती थी वहाँ पर का। लेकिन मेरे जीतने के बाद आज वह चमन है, और वह दलित परिवार में जब भोज होता है तो हम उस भोज में उन लोगों के साथ बैठकर खाना खाते हैं, तो हमको लगता है कि हम बहुत अच्छा काम किए हैं, जो आज सारे भेदभाव को भुलाकर लोगों के दिल में बैठने का काम करते हैं। इसमें हमको भगवान इतनी शक्ति दी है कि लोग के दुखी में और खुशी में, दोनों में हम सब। जैसा कि ये बता रहे हैं कि आपसी मेल भाव की जो भावना होती है, इसको अपने वार्ड परिषद क्षेत्र में उन्होंने इन चीज़ों को कायम किया है। जनता के बीच अभी आप जा रहे होंगे, चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है, तो आपको और भी कुछ समस्याएं सुनने को मिलती है क्या कि नहीं ये हमारा वर्तमान समस्या है, इसको तत्काल आप हमें दूर करके दे दें, इस तरह की बातें आती है क्या सुनने को? देखिए, क्षेत्र में जब हम अपने वार्ड में घूमने जाते हैं तो एक कॉमन समस्या है कि सफाई में आज भैया सीटी बजाने वाला नहीं आया, कूड़ा मेरे घर में नहीं ले गया मांग के, लाइट फ्यूज कर गया। ये सब तो कॉमन समस्या है, वो रोज़मर्रे का चीज़ है। आप घर में झाड़ू लगाइए, फिर झाड़ू लगाइएगा तो फिर कूड़ा निकलेगा। रोज़ कूड़ा निकलना है, रोज़ फेंकना है। बॉल लाइट फ्यूज कर गया, उसको फिर ठीक करा देना है। ये कॉमन समस्या है। बड़ा समस्या मेरे वार्ड में न जनता हमको बोलती है, हम जो आंख से देखते हैं कि यह समस्या का निदान शीघ्र होना चाहिए, हम खुद करवाते हैं। और जनता का पहले पूछ लेते हैं कि यह समस्या से किसी को अगर तकलीफ़ है हल होने से तो बताइए। सब आनंदित है, सब प्रफुल्लित है। अब मेरे काम को सब चर्चा। एक और सबसे बड़ा चीज़ देखने को मिलता है अतिक्रमण। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो पूंजीपति लोग होते हैं, उनका घर अगर रोड पे भी बना हुआ है तो उनको हटाना इतना आसान नहीं होता है। तो इस तरह की भी समस्याएं आपके साथ ज़रूर आती होगी, और वैसे लोगों को आप कैसे फेस करते हैं? देखिए, जहाँ तक बात रहा कि अतिक्रमण के लिए नगर निगम में अतिक्रमण विभाग एक अलग से बना है, और इसके लिए एसडीओ साहब, नगर आयुक्त महोदय और पार्षद, हम लोग जनता के चुनाव से जीत के आते हैं। तो कोई भी हिंसात्मक काम नहीं हो जाए या फिर प्रशासन आके कुछ तरह के अनवांटेड एक्टिविटी ना कर दे, तो इस अपने नगर निगम के संबंधित पदाधिकारी को इसकी सूचना देते हैं कि बिहार सरकार के ज़मीन पर वह मकान बना रहा है या सड़क पर अतिक्रमण किया है, तो सरकार अपने माध्यम से, नगर निगम अपने माध्यम से, सदर एसडीओ के सहयोग से, थाना के सहयोग से वैसे अतिक्रमण को मुक्त कराने का काम करता है। उसमें भी प्रत्यक्ष नहीं और प्रत्यक्ष रूप से पार्षदों की भी भूमिका रहती है। जैसा कि सर से बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई, इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो जाएगा। मेरा ये कहना है कि जब आप एज ए कैंडिडेट आके जनता के सामने आते हैं और अपनी बात को रखते हैं, महिला सुरक्षा हो, चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, तमाम तरह की चीज़ें, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को लेकर अगर आप सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं आप जनता के दिल में रहते हैं। ने पहले ही क्लियर कर दिया। एक बात हम आखिरी में आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जनता आपको ही वोट क्यों करे? कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको ही क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी 2 बार अब मौका मिल चुका है, तीसरा बार तो नहीं चाहिए। अगर वैसे भी लोग होंगे जिनका कहना है कि नहीं 2 बार तो मौका मिल गया, अब तीसरा बार किसी और को दे के देखते हैं। तो अगर इस टाइप का अगर कोई सवाल है तो उसका क्या जवाब है आपकी ओर से? देखिए, हम लोग जिस नगर निगम संस्था से जुड़े हुए हैं, वार्ड पार्षद हैं, नगर निगम के एक पार्ट हैं। नगर निगम एक ऐसी संस्था है जहाँ सबसे बड़ी संस्था है वो, जहाँ बच्चा जन्म लेता है और जो वो बच्चा जब उसकी मृत्यु होती है तो बच्चा का जन्म से लेकर मृत्यु तक इतना लंबा अंतराल रहता है नगर निगम से संबंध स्थापित करने के लिए। मेरा साफ कहना है नगर निगम के पदाधिकारियों को कि अगर वार्ड नंबर 21 की जनता कोई भी काम लेके नगर निगम जाए और आप इसके बदले में कुछ घूस मांगते हो और इसकी सूचना हमको मिल जाती है, तो हम अपने वार्ड पार्षद के ताकत पर, जनता के ताकत पर, नगर निगम में बहुत मजबूत पार्षद हैं और स्थायी समिति के सदस्य भी रहे हैं, मेयर
के साथ रहे हैं। मेयर मेरी बात को उठा नहीं सकता है, पदाधिकारी को भी हमसे भय है। वह जानता है कि वार्ड नंबर 21 की जनता के साथ अगर घुसखोरी का कोई भी सूचना पार्षद को मिलता है तो हंगामा करता है। इससे मेरे वार्ड की जनता काफ़ी खुश है और हमको जैसा उम्मीद है कि इस बार जो पहला चुनाव जीते हम 56 वोट से, दूसरा चुनाव जीते हम 256 वोट से, इस बार हम चुनाव जीतेंगे 2000 वोट से। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। 56 पहला, दूसरा 256 और इसके बाद जो आप बता रहे हैं फुल कॉन्फिडेंस में आप बता रहे हैं कि हम 2000 वोट से जीतने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं अगर 56 से 256 तक पहुंचे तो आपका काम ही होगा या फिर आप जनता के दिल में बने होंगे, बसे होंगे, तभी ये चीज़ें आपको देखने को मिली। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जनता का रुझान है क्योंकि उन्होंने अपना मत दे के आपको दिखाने का काम किया है। अब आपका कहना है कि हम आने वाले समय में जो होना है वोट, वो हो जाने के बाद जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि मैं 2000 से अधिक मतों से जीत रहा हूँ। तो इस चीज़ को अगर जनता की ओर से ये सवाल हो कि हमने पहला बार 56, दूसरा बार 256 और तीसरा बार हम अगर 2000 का आपको लीड दे रहे हैं, तो पहला बार तो आपने काम से स्पष्ट कर दिया कि जो भी चीज़ें थी उसको आपने खत्म किया। सेकंड टाइम जब आप जीते तो पूर्ण रूप से आप काम ही खत्म कर दिए, अब कोई काम ही नहीं बचा। तीसरा बार आपका क्या है? जब काम ही नहीं आया तो फिर चुनाव मैदान में क्यों? तीसरा बार जो मेरे दीपनगर चौक पर एक नगर निगम की संपत्ति है, जो हमारा बहुत दिन से ये मांग रहा है कि दीपनगर चौक पर का जो संस्कार है वह संस्कार थोड़ा सा लेमैन का है। लेमैन कहने का मतलब ये है कि वहाँ गांजा, भांग, चरस का आदित में लोग, ये सबसे बड़ा, ये किसी भी शहर का एक सबसे बहुत बड़ा विषय बन के उभरा है कि युवाओं की जो स्थिति है, अक्सर टीन एज के ही होंगे इसमें, 18 और 24 या 25 के अंदर के जितने भी लोग होते हैं, लगभग अभी का जनरेशन की अगर बात करें तो 40% वैसे लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं। आसानी से दारू मिलता नहीं है, सोल्यूशन उनको लेना है, वो भी आपको हर जगह दिख जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती है और काफ़ी नशा में अपने आप को लीन कर लेते हैं। और जैसा कि अभी आपने बताया भी कि उन सब चीज़ों को कैसे वो अर्जित करें, उसके लिए वो मोबाइल छीनते हैं, किसी का चैन मारते हैं, किसी का बैग छीनते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपने बताया भी कि नहीं, हम प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं और जितना हो सकता है हम अपना भेज देते हैं ताकि, लेकिन इस पर सिर्फ कहने से नहीं होगा, इस पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे तो चलिए ठीक है, जो लोकल लोग हैं इस चीज़ को समझ रहे हैं। सबसे बड़ा दिक्कत तब आता है जब आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट का कोई आदमी यहाँ पे आता है, कोई बच्चे होंगे, कोई महिला होगी या कोई और भी वृद्धगण आते होंगे और उनके साथ अगर ये समस्याएं होती होगी तो पूरे भागलपुर का नाम खराब होता है। सिर्फ और सिर्फ आपके वार्ड का, क्षेत्र का नहीं, पूरे भागलपुर का नाम खराब होता है। तो कहीं ना कहीं आप बिहार सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि भागलपुर को आप स्मार्ट सिटी के तौर पर लेकर चल रहे हैं और स्मार्ट सिटी तभी 100% सक्सेस हो पाएगा। हम भागलपुर को स्मार्ट सिटी तभी कह सकते हैं जब हम अपना प्रभावी जो भी काम होता है उन चीज़ों को करने के बाद एक अच्छे जगह पे उसको प्रोजेक्ट कर पाए। तो आप बिहार सरकार से क्या आग्रह करेंगे? जैसा कि आपने बताया कि आप बिहार जदयू के वर्तमान प्रदेश सचिव भी हैं, तो उसके नाते, अभी मैं एज ए पार्षद के नाते नहीं, मैं उसके नाते पूछ रहा हूं कि आपकी सरकार इस चीज़ को भागलपुर सही में स्मार्ट सिटी बने उसके लिए क्या काम कर रही है? सिर्फ और सिर्फ दिखावा, या कि भागलपुर के एयरपोर्ट को हम देवघर शिफ्ट कर दिए, इस तरह की बातें को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात रहा कि बिहार सरकार से हम निवेदन करते हैं प्रदेश जदयू के, आपको लगता है ना कि कुछ ना कुछ कमियां भी है जिसके तौर पे हम भागलपुर को स्मार्ट सिटी सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए ही कह सकते हैं? स्मार्ट सिटी के जितने भी पदाधिकारी भागलपुर में आए, जब काम करना शुरू किया तो इसी बीच में उसका ट्रांसफ़र हो जाता था, जिसके कारण काम हमेशा बाधित होते रहा। तो उसका रीज़न क्या होता था? रीज़न ये है कि अंतिम समय में उसको स्मार्ट ट्रांसफ़र करके नगर आयुक्त बनाया जाता था और उनका प्रमोशन हो जाता था, वो डीएम बन के चले जाते। तो फिर उनके पद पे भी तो कोई आता होगा ना? फिर आता होगा, उनको समझने में टाइम लगता था। और जहाँ तक बात रहा, भागलपुर पुराना शहर रहा है, यहाँ थोड़ा थोड़ा कठिनाई रहा है कि बहुत सारा जगह वृक्ष लगा हुआ है तो बिजली का खंभा है। सबसे बड़ा बात यहाँ ये है, मेरा सरकार से यही मांग है कि नगर निगम, पूरे बिहार में जहाँ जहाँ नगर निगम की ज़मीन है उसको खाली कराकर, जिस तरह दीपनगर चौक जो हम मेरे वार्ड का एक मुख्य चौक है, उस पर अगर हम मार्केट बनाने में सफल हो गए और सफल हो जाएंगे इस बार, अगर मार्केट बन गया तो वहाँ पर के लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ के लोगों को दुकान होगा, वहाँ लोग, शहर के लोग आएंगे
और वहाँ के लोगों में। सर उससे पहले भी संभावनाएं तब विकसित होगी जब हम उस पर काम करेंगे। अभी सबसे बड़ा समस्या जैसा कि मुझे देखने को मिलता है, भागलपुर में सभी जगह आपको सफाई बिल्कुल नगण्य दिखेगा। सफाई के नाम पे भागलपुर जीरो हो गया है। अभी आज से कुछ दिन पहले की बात करें, 5 साल 10 साल अगर बैक जाएँ तो मुझे लग रहा है कि उस टाइम सफाई था। अभी का जो सिचुएशन, हालांकि आप देख रहे हैं कि हर घर में आता है वो गाड़ी, आता है कचरा वाला या डब्बा लेके गया, बाहर लेके गया। इन सब चीज़ों के बाद भी आपको भोलानाथ पुल के नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पे कचरा का अंबार लगा होगा। और भी वैसे बहुत सारे चीज़ चिन्हित जगह मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ कचरा, एक डंपिंग पॉइंट नहीं है अपने भागलपुर में। तो हम कैसे इसको स्मार्ट सिटी की श्रेणी में लाएंगे? डंपिंग पॉइंट तो भागलपुर नगर निगम को है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आज जो शहर की जो सड़कें की स्थिति है, पूरा शहर में पाइप बिछ रहा है। और पाइप बिछने के बाद शहर का खुदाई करना, पाइप बिछाना, फिर उस पर ढलाई करना, जिससे पूरे शहर की स्थिति थोड़ा सा चरमरा गया है। और जहाँ तक डंपिंग पॉइंट का जगह है, वह तो कनकैथी एक जगह है, वहाँ पर हमारा नगर निगम का एक डंपिंग ग्राउंड है। एक्चुअली है क्या कि नगर निगम के कुछ पदाधिकारियों को काम करने की इच्छा शक्ति बहुत कमज़ोर है और पदाधिकारी को भी सहयोग कर्मचारियों के द्वारा नहीं हो पाता है। इस बार जो हम लोग चुनाव जीत के जाएंगे नगर निगम में, तो चाहेंगे कि मजबूत से मजबूत एक टीम बनाएं और सफाई, सबसे पहले सफाई के मुद्दे पर पूरे नगर निगम में इसका अभियान चलाएं और शहर को गंदगी से मुक्ति दिलाने का। जैसा कि आपका अभी कहना हुआ कि जितने भी ऊंचे लेवल के पदाधिकारी हैं वो अपने नीचे वाले को सपोर्ट नहीं करते हैं, सही है ना? तो लेकिन ये सपोर्ट की भावना तभी आएगी जब गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होगी, जब उनको उनसे काज का हर लेखा जोखा मांगा जाएगा कि आपने क्या काम किया, सफाई के क्षेत्र में आपने क्या किया, चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया। सिर्फ और सिर्फ पेपर पे दिखाने से काम नहीं चलेगा, धरातल पे दिखना भी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेके आप जैसा कि आपने बताया कि बिहार प्रदेश सचिव हैं आप जदयू के, तो उसकी ओर से आपका यही निर्देशन होगा ना सरकार को कि आप इन सब चीज़ों को दूर करें। लेकिन ये तभी दूर हो पाएगा जब पब्लिक भी कॉपरेट करेगी। मैं भी इस चीज़ों को मान रहा हूँ, लेकिन पब्लिक तभी कॉपरेट कर पाएगी जब पब्लिक को लगेगा कि हमारा कोई प्रतिनिधित्व मंडल, हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला कोई वैसा मिला हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप जनता के साथ खड़े रहेंगे। जब जनता धरना के लिए सामने आएगी तो आप उनके साथ खड़ा रहने का काम करेंगे या फिर आप अपने सरकार के पास चले जाएंगे? जब जब नगर निगम में वार्ड की जनता की समस्या की बात होती है तो हम लोग सरकार के विपरीत में धरना और प्रदर्शन जनता के हित में कितने बार करने का काम। जाहिर सी बात है, आप जनता के सेवक हैं, सरकार के सेवक तो है नहीं, आप जनता के सेवक हैं और जनता के लिए ही काम करना हम सबकी जिम्मेवारी है। जनता ने हमको सम्मान दिया है और जनता के सम्मान में ठेस न पहुँचे, इसके लिए नगर निगम पर जितना ज़्यादा दबाव बना सकें उसमें हम हमेशा सफल रहें, चाहे वह धरना के बल पर या जनता के सहयोग से। पूरा नगर निगम के पदाधिकारियों को घेरने का काम किए हैं, सरकार तक बात पहुंचाए हैं। सरकार तक बात पहुंचाने के बाद भी अगर नहीं बात माना है तो हम लोग हाई कोर्ट तक गए। और आज पूरे 51 वार्ड में नगर निगम के सभी पदाधिकारी एक ही बात कहता है कि संजय सिन्हा पढ़ा लिखा पार्षद है, नगर निगम का म्युनिसिपल एक्ट की जानकारी है और इसलिए हमारी बात बड़ा गंभीरता से लोग सुनता है। यह हमको सौभाग्य है। बहुत बड़ी बात आपने बताई कि इस सब के पीछे आपका एजुकेशन, आपका जो भी प्रतिभा है, इन सब चीज़ों को लेके आप आए हैं और आप कहीं से ना कहीं से जनता के दिल में है, तभी आपको जनता 10 साल से रखी हुई है। इस चीज़ को झुठलाया नहीं जा सकता है। लेकिन तमाम तरह के जो भी सवाल थे, जो भी मुझे और चीज़ों को प्रोजेक्ट करना जिससे जनता अपने चीज़ों को देख पाए कि नहीं, हमारा जो भी प्रतिनिधि मंडल है, जो भी हमारे प्रतिनिधियों को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो वो हमारे लिए किस हद तक कारगर है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ को अपना कीमती समय दिया। आप एक बार अपने जनता के बीच अभी जाते होंगे और जाएंगे भी, एक आखिरी मैसेज अभी आप क्या देना चाहेंगे जनतक न्यूज़ के माध्यम से? वार्ड नंबर 21 की जनता से निवेदन है कि वार्ड के सम्मान में, वार्ड के विकास में और वार्ड के प्रगति में जो आपने 2 बार हमको अपना सेवक बनाया है, पुनः सेवक बनाने का मौका दें और वार्ड के सम्मान के लिए, वार्ड के विकास के लिए फिर एक इस बार नए चीज़ करके दिखाएंगे। इन्हीं आशीर्वाद और स्नेह के लिए हम आपके दरवाजे पर दस्तक देने जाएंगे। 28 तारीख को जो नगर निगम का चुनाव है, उसमें जनता से निवेदन करते हैं कि वह ईवीएम के 5 नंबर पर मोमबत्ती छाप पर
पार्षद एक चौकीदार के हस्ती से हम आपकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपको कि आपने जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ को अपना बेशकीमती समय दिया, और आगे भी अगर कभी मौका मिला जनता की ओर से तो मैं ज़रूर आपके पास आऊँगा और फिर वही उन्हीं की बातों को लेकर आऊँगा जो भी आपने अभी कमिटमेंट किया। अगर ये कमिटमेंट पूरा नहीं होता है तो मैं एज ए जनता की ओर से एज ए रिपोर्टर आपके पास फिर आऊँगा उनके सवाल को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।